सुप्रभात बच्चों। आज हम पत्र लेखन का फिर से दोहरान कर रहे हैं। पहले हमने पत्र लेखन के अंदर अपने लेसन अध्याय शुरू किया था, उसको आज हम फिर से दोहरान के रूप में ले रहे हैं इसको बच्चों, पत्र लेखन का दोहरान। तो इसको आप देख रहे होंगे। और हमारे जीवन में पत्र लेखन का बड़ा महत्व है। इस बच्चों अच्छी तरह जानते हैं आप कि हम अपने मन के जो विचार होते हैं उनका जो प्रकट करने का जो सर्वोत्तम साधन है वो होता है पत्र लेखन। तो पहले पुराने समय में यानी कि पुराने ज़माने की बात करें तो इसमें पत्र लेखन का बड़ा महत्व था बच्चों। यानी पत्र लेखन के द्वारा ही हमें किसी भी प्रकार के अपने मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते थे उनका हम आदान प्रदान करते थे। यानी कोई भी समाचार देना होता था, चाहे वो सुख का है, दुख का है, या किसी भी प्रकार का शादी समारोह जिस तरह आज के होते हैं इनविटेशन देते थे, तो वो भी एक पत्र के माध्यम से ही दिया जाता था। और उसके अनेक प्रकार से मान लो पहुँचाने की कोशिश की जाती थे। जैसे मान लो डाके थे या जो जिन्हें हरकारे बोलते थे, जो घोड़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर राजा महाराजाओं के जो संदेश पहुँचाते थे, पत्र पहुँचाते थे। और या मान लो किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कितनी ही दूर जाकर कोई काम करता था तो उसे पत्र के माध्यम से ही उसको मान लो अपना संदेश या अपना जो भी मान लो उनके मन के भाव होते थे वो पहुंचाने का कार्य पत्र के रूप में ही या पत्र का ही सहारा लिया जाता था। लेकिन आज आधुनिक काल की बात करें, आज के वर्तमान काल की बात करें तो आज तो देखो टेलीफोन है, फैक्स के द्वारा, ईमेल के द्वारा, या हम और भी अन्य प्रकार होते हैं हमारे जिसके हम माध्यम से अपने संदेश भेज सकते हैं, तुरंत प्रभाव से भेज सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था बच्चों। अपने विचारों को या मन के जो संदेश मान लो पहुँचाना होता था, अपने मन के जो विचारों को पहुँचाना होता था तो उनका जो सर्वोत्तम साधन था वो पत्र के माध्यम से ही भेजा जाता था या पत्र के द्वारा ही दिया जाता था। तो बच्चों आज हम उन पत्रों को जो मतलब किस प्रकार से आज भी अपने आधुनिक युग के अंदर भी हम पत्र लेखन के रूप में करते हैं अपने विषय के रूप में। और भी जैसे कार्यालय आज न्यूज़ जो भी दी जाती है या संदेश भेजा जाता है वो भी आज पत्र के माध्यम से भेजा जाता है। यानी हम अपने आम जो जनजीवन है हमारा या आम लोग यानी कि जो हर एक साधारण लोग हैं उनके द्वारा आज पत्र का माध्यम बहुत कम हो गया। लेकिन फिर भी हम इनविटेशन होता है वो एक कार्ड के माध्यम से हम जो आमंत्रित करते हैं, आमंत्रण भेजते हैं, तो वो हमारे एक तरह से कार्ड यानी पत्र के माध्यम से ही होता है इनविटेशन के रूप में। और जो ऑफिशियली वर्क है बच्चों, कार्यालय कार्य है, वो तो निश्चित रूप से पत्रों के द्वारा होता ही है, प्रार्थना पत्र के द्वारा। और आज आप भी जब आप विद्यालय नहीं जा पाते किसी कारणवश, अगर आपको आवश्यक कार्य हो गया तो आप भी प्रार्थना पत्र लिखते हुए आप अवकाश लेते हैं स्कूल से, या आप बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए तो भी अवकाश के लिए आप प्रार्थना पत्र भेजते हैं स्कूल। और भी आपको जैसे स्कूल के अंदर कोई समस्या हो रही है खेल से संबंधित, या आपको खेल खेलना है किसी अन्य स्कूल की टीम के साथ या स्कूल की किसी कक्षा के साथ, तो भी आप पत्र यानी प्रार्थना पत्र लिखकर ऑफिस के अंदर देते हैं अनुमति के लिए। यानी ये सब सारे जितने भी माध्यम होते हैं ये सारे हमारे पत्र और प्रार्थना पत्र के माध्यम से होते हैं बच्चों। तो आज हम उन्हीं का ही दोहरान कर रहे हैं। और उनका यानी उन पत्रों को लिखते समय यानी ऐसे पत्र या प्रार्थना पत्र लिखते समय हमें जो निम्नलिखित जो मुख्य बातें होती हैं उनका भी ध्यान रखना होता है कि हमें पत्र किस प्रकार से लिखना चाहिए, उसमें किस प्रकार का मतलब होना चाहिए कि कुछ ज़्यादा न हो या कुछ बिल्कुल ही कम न हो या अनावश्यक कुछ न हो। राइटिंग या सुस्पष्टता रूपी यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं या प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं हमने ऐसी भाषा का प्रयोग कर लिया या ऐसा इतना ज़्यादा लिख दिया कि जो हमारा उद्देश्य है पत्र लिखने का, कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं या हमारे पत्र लिखने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, उसका कारण क्या है, अगर वो सामने वाला समझेगा ही नहीं तो हमारे पत्रोत्तर का यानी पत्र का उत्तर कैसे देगा, पत्रोत्तर कैसे करेगा वो। तो इसके लिए हमें जो पत्र लिखते समय अगर हमें जो निम्नलिखित जो मुख्य बातें हैं
उनका ध्यान रखना चाहिए। तो वो किस प्रकार की बातें हैं बच्चों, तो इसको हम अपने इस जो विशेषता है या पत्रों को ध्यान रखने की जो मुख्य बातें हैं उनका ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम इनको बच्चों करेंगे। ये आप अपनी नोटबुक में भी शुरू करेंगे, यानी पत्र लेखन आप अपनी मेन हेडिंग बनाएंगे सबसे फ्रंट पेज पर, जिससे आप शुरुआत करें वहाँ से लिखते हुए इस प्रकार। ये दोहरान आपको नहीं लिखना बच्चों, ये तो आज हम उसका दोहरान कर रहे हैं, पत्र लेखन का दोहरान कर रहे हैं, जो पीछे हमारा वर्क करके आए हम, तो उसका लिखना है। यानी दोहरान आप यहाँ नहीं लिखोगे, केवल पत्र लेखन यहाँ से लिखते हुए शुरुआत करेंगे। कुछ बच्चों ने तो कर लिया होगा वर्क, जिसने नहीं किया है वो इस तरह से यहाँ से पत्र लेखन से शुरू करेंगे और फिर उसके आगे जो इसकी विशेषता है उसको शुरू कर लेंगे जस्ट नीचे। तो वहाँ क्या ध्यान रखेंगे अपना, पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट हो, यानी पत्र की जो भाषा है वो एकदम सरल शब्दों में होनी चाहिए। कहने का अर्थ हम जिस तरह आम अपने जन जीवन में जो बात करते हैं या हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, हमें बिल्कुल वैसा का वैसा एकदम सरल भाषा में और स्पष्ट भी हो कि हमारी जो हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो सामने वाला समझ के, यानी सामने वाले को देखते हुए हम किस प्रकार किसको पत्र लिख रहे हैं उसके अनुसार ही उन शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। और हमें विस्तृत वर्णन से भी बचना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि हम उसको एक तरह से रामायण लिखने बैठ जाएं, पूरी की पूरी रामायण छापते हैं एक पत्र के माध्यम से या अपने पूरे पत्र के द्वारा। यानी उस जो हम संदेश भेज रहे हैं केवल वो होना चाहिए, न कि हम पूरा आगे का पीछे का पूरा लिखना बैठ जाएं, पूरी रामायण ही लिख डालें। तो इस तरह से नहीं लिखना बच्चों, बिल्कुल आप शॉर्ट रखते हुए मान लो एक विस्तृत वर्णन से मान लो बचना है। केवल हमें एक संक्षेप में जो हमारा उद्देश्य है पत्र के पीछे या प्रार्थना पत्र के पीछे, जिस तरह से आप विद्यालय में प्रार्थना पत्र मान लो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, आपको घर पे जरूरी काम हो गया आप पत्र लिख रहे हो, तो शुरुआत करते हैं ना बच्चों मुख्य भाग से, मध्य भाग से। इसमें निवेदन है कि आज मुझे घर पर अति आवश्यक कार्य हो गया है, अतः मैं विद्यालय में नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। तो इस तरह से करते हुए आप अपना जो उद्देश्य था प्रार्थना पत्र लिखने का विद्यालय में वो आपने लिख दिया। फिर आप से धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, मान लो शिष्य आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपके आज्ञाकारिणी शिष्या, इस तरह से लिखते हुए आप अपना नाम, फिर आपका रोल नंबर, फिर आपकी कक्षा, तो इस तरह से आप लिखते हुए। और सबसे पहले आपने अपना एड्रेस भी जैसे लिख ही चुके होंगे। तो इस तरह से बच्चों एक तरह से संक्षेप, यानी कि यही संक्षेप कहलाता है कि जिसका हमारे पीछे उद्देश्य है उसका वर्णन करना होता है। यानी आपको आवश्यक कार्य हो गया तो आपको स्पष्ट पता चल गया भाई हाँ आपको आज घर पर आपका आवश्यक कार्य है, आप क्यों इसलिए नहीं आए, बस इतना सा पता चलना चाहिए। नहीं कि हम उस आवश्यक कार्य का वर्णन करने लग जाएं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, मैं वहाँ गांव गया हूँ, हमारे गांव में ये है, हमारे वो है, या हमारे घर पर आज फंक्शन है, या मान लो किसी भी प्रकार का वो उसका वर्णन करना शुरू कर दें। करते करते हम एक पूरा पेज बना डालें। तो इस तरह से आपको वर्णन नहीं करना है बच्चों, केवल आप उसके अंदर इतना सा बताना कि आपका आवश्यक कार्य हो गया और मुझे अवकाश चाहिए, एक दिन का अवकाश चाहिए। तो ये एक संक्षेप होता है, ये एक विस्तृत वर्णन नहीं आता। यानी कि विस्तृत वर्णन वो है जो आप आवश्यक कार्य को बताने लग जाएं, तो वो एक विस्तृत वर्णन हो जाएगा। तो समझ गए होंगे बच्चों आप। फिर आगे 2 नंबर के अंदर चलें, आयुपद व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पत्र की बात हो रही है कि पत्र के अंदर हम जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, तो यह जो आप सारणी बच्चों अभी जो आपको बताई थी, या आपको दी हुई सारणी थी जिसमें संबोधन, अभिवादन और समापन इस तरह से करके हमारी जो सारणी जो आपको सेंड की थी, तो वो सारणी ही उसी आयु पद की बात हो रही है कि आपके अगर बड़ों को किस प्रकार से संबोधन करेंगे या अभिवादन करेंगे, फिर आपके जो छोटे हैं आपसे उनको आप संबोधन अभिवादन कैसे करेंगे, या आपके जो मान लो किसी भी प्रकार के अन्य जो कराले पत्र के रूप में लिखने हैं तो उनका आदर भाव से किस प्रकार से आप अपना मान लो संबोधन, अभिवादन और आखिर में समापन के अंदर आप उन्हें किस तरह से आपका शिष्य या आपका आज्ञाकारी शिष्य या प्रार्थी या निवेदक, यानी इस प्रकार का इस्तेमाल करते हुए आप लिखेंगे। तो इस तरह आप संबोधन, अभिवादन और जो
समापन वाली सारणी है, तो उसको अच्छी तरह से आप यहाँ पर बच्चों जो ये 2 नंबर दिया हुआ है उसको आप वहाँ से देखकर अच्छी तरह से सीखेंगे और अपने जो पत्र और प्रार्थना पत्र है उसमें लिखने का प्रयास करेंगे। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पर विचारों का क्रमबद्ध मतलब ध्यान भी रखना चाहिए। जिस तरह हम उस प्रार्थना पत्र की बात कर रहे थे कि आपको अवकाश चाहिए विद्यालय में और आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, तो उसमें भी अपने क्रमबद्ध इस तरह होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम पहले छुट्टी मांग रहे हैं जैसे, या पहले अवकाश के लिए बोल दिया कि सभी निवेदन है कि मुझे 1 दिन का अवकाश दीजिए, आपकी अति कृपा होगी क्योंकि मुझे घर पर ज़रूरी काम हो गया। तो ये एक तरह से क्रमबद्ध नहीं होता, यानी कि हमें पहले उसको रीजन को लिखो कि आपको अवकाश क्यों चाहिए ना। यानी आप सुने निवेदन है कि आज मुझे घर पर आवश्यक कार्य हो गया है, अतः मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, कृपया मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो इस तरह से बच्चों ये एक अपने जो विचार होते हैं उनकी क्रमबद्धता बन जाती है, तो इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो बात क्रम से लिखती जानी चाहिए, जो आखिर में जाकर क्या लिखना है, पहले किससे शुरुआत करेंगे और फिर उसके बीच में से पंक्तियाँ हैं उसमें हम किस तरह लिखेंगे, इन सब का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। 4 नंबर को देखें, पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। तो पत्र का उद्देश्य मतलब आपको अवकाश के लिए ही प्रार्थना पत्र चाहिए, तो उसमें उतना सा लिखिए। ऐसे नहीं कि हम उसके आसपास का बिना मतलब की जो बातें हैं उनका वर्णन शुरू कर दें, या आप अनुमति खेल के लिए मांग रहे हैं और आप कुछ और ही बताना शुरू कर दें, भी हमारी क्लास में ये है, हमारी क्लास में वो है, ये वो चाहते हैं, ये वो चाहते हैं, मान लो, या और जिस तरह से पूरा गेम का वर्णन शुरू कर दें। तो इस प्रकार से नहीं, बल्कि आपको अगर खेल की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाध्यापक यानी प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तो उस पत्र को लिखते हुए आप ये बताएंगे भी आपकी कक्षा मतलब एक फुटबॉल की टीम मतलब आपकी टीम कक्षा के अंदर बच्चे हैं वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, एक मैत्री मैच खेलना चाहते हैं। कक्षा जैसे मान लो आप 8th में हो और आप 7th क्लास के साथ में मान लो फुटबॉल मैच खेलना चाहते हो, तो आप सीधा सा अपना जो उद्देश्य है उसका वर्णन करो। और उसकी विषय वस्तु की बात की जाए तो विषय वस्तु वही, यानी आप फुटबॉल का मैच खेलना चाहते हो और आपको उस अनुमति चाहिए, तो कृपया आप हमें अनुमति देने की कृपा करें। इस प्रकार का मान लो बच्चों वर्णन करते हैं। आप बच्चे पीछे पढ़ते भी आए होंगे, आपने लिखे भी होंगे इस प्रकार के प्रार्थना पत्र। तो इस तरह से उद्देश्य और विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। और फिर 5th नंबर के अंदर बात करें तो पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो सभी अंग मतलब 8 प्रकार के अंग होते हैं बच्चों। सबसे पहले एड्रेस, यानी जिसको हम भेजने वाले यानी जो प्रेषक, यानी प्रेषक आप ही होंगे। अगर आप प्रार्थना पत्र या पत्र लिख रहे हो तो आपका एड्रेस पता होना चाहिए भी, जैसे आप किस वार्ड में रहते हो, किस कॉलोनी में रहते हो, और फिर गढ़साना में जैसे रहते हो, नई मंडी गढ़साना आप लिख रहे हो, और उसके बाद फिर उसकी दिनांक लिख देनी चाहिए। और उसके बाद आप जिस तरह से मान लो प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, तो जिस तरह सेवा में आप स्टार्ट करते हो, सेवा में प्रधानाचार्य, तो इस तरह से आप क्रमांक से लेकर यानी जिसको आप भेज रहे हो, और फिर आप विषय वस्तु, फिर आप संबोधन करेंगे किस रूप में करना है, ये आपको सारणी में हमने पढ़ा था बच्चों अच्छी तरह से, और भी आज हम देखेंगे। और उसके बाद फिर उसकी जो मुख्य भाग है उसमें हमारा उद्देश्य है, और जो हमने जिसमें ये जो 4 नंबर के अंदर पढ़ा था भी हमारा उद्देश्य और विषय वस्तु क्या है उसको स्पष्ट करनी होती है। और उसके बाद में फिर धन्यवाद सहित करते हुए हम जो समापन करते हैं उसका खास ध्यान रखेंगे। ये सारे क्या कहलाते हैं, पत्र के अंग कहलाते हैं, या प्रार्थना पत्र के मानो बच्चों प्रार्थना पत्र के अंग कहलाएंगे। और अगर पत्र की बात की जाए तो पत्र भी जिस तरह से हम सबसे पहले अपना एड्रेस प्रेषक भेजने वाले का, फिर हम किसको संबोधन के रूप में करेंगे, फिर अभिवादन करेंगे, फिर मुख्य भाग आ जाएगा, फिर उसके बाद में समापन के एंडिंग के अंदर किस तरह से हम फिर जो जिसको भेज रहे हैं उनका मान लो अभिवादन शेष कुशल क्षेम के बारे में बोलेंगे। और फिर आखिर के अंदर अपना जो समापन के अंदर जो मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग के बाद उसको दिखाना होता है। तो इस तरह से बच्चों आप उनका ध्यान रखेंगे तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। और जो आखिरी 6 नंबर और 7 नंबर के अंदर पत्र में अपने विचारों, भावों और सूचनाओं आदि को कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। यानी कि पत्र एक मतलब पूरा पेज, आपको ये भी बताया था बच्चों कि एक पत्र की शुरुआत आप हमेशा नए पेज से ही करेंगे। एक पूरा नया पेज, कोई सा भी पेज से दोनों तरफ से कोई सा भी हो उस पर आप शुरू करेंगे। यानी कि शुरू से लेकर और कोशिश कीजिए
कि आपकी जो नोटबुक है या जो क्वेश्चन पेपर का हमारा जो पेज होगा, मान लो आप जो आपकी आंसर पुस्तिका होगी, उत्तर पुस्तिका होगी, उसके अंदर कि एक पेज के अंदर हमारा जो पत्र है या प्रार्थना पत्र है वो पूरा हो जाए। तो इस प्रकार से कम शब्दों में प्रयोग करते हुए, और ऐसा भी नहीं कि हम एक लाइन के अंदर या 2 लाइन के अंदर ही मान लो जो मुख्य भाग है उसको पूरा कर दें और पत्र को आधे पेज से ही कम कर दें, प्रार्थना पत्र को। ऐसा नहीं, कोशिश कीजिए पूरे एक पेज के अंदर एक आपका व्यवस्थित तरीके से सभी अंगों को लेते हुए आपका पत्र या प्रार्थना पत्र पूरा हो, समापन हो उसका। तो इस तरह से कम शब्दों का, और जो अपने विचार हैं, भाव है, सूचना है, उसको पूर्ण रूप से पूरा करें। और पत्र में इस तरह से ध्यान देंगे। और फिर 7 नंबर के रूप में देखें कि पत्र में प्रेषक के नाम, पते और पाने वाले के नाम और पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जो पत्र भेजने वाला है उसको, जो जिसको मिलने वाला है पत्र, उसको भी पता चले ये पत्र किसने भेजा है, क्यों भेजा है और कहाँ से आया है ये। और जिसको हम मान लो पत्र भेज रहे हैं उसका भी एड्रेस पता होना चाहिए कि जिसे हमें पत्र भेज रहे हैं, तो सामने वाले ये समझ सके कि हाँ मेरे लिए ये पत्र आया है और इसने भेजा है। यानी उसका जो यानी दोनों प्रेषक और जो पाने वाला है, दोनों के मान लो पत्र में स्पष्ट रूप से उसको लेकर होना चाहिए। बच्चों को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि प्रार्थना पत्र और पत्र आपको किस तरह से करने हैं। अगर आप मान लो जैसे किसी को बधाई देने के रूप में कर रहे हैं, तो जैसे मान लो आपका मित्र कक्षा में प्रथम आया है, उसे आप बधाई देना चाहते हैं, तो शुरुआत जिस तरह से हमने पत्र के अंदर देखा था कि किस प्रकार से हमें शुरुआत करनी है, तो बच्चों आगे हम देखेंगे इसको। तो आपको इन नियमों का अच्छी तरह से, या इसकी जो विशेषता हैं पत्र लेखन की, इनको आप लेते हुए पत्र को अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो हम सबसे पहले देखते हैं पत्र के प्रकार। वे पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने इसको अच्छी तरह से पढ़ा था। पत्र मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये बच्चों आपको याद रखना है, हमेशा आपको एग्जाम में भी ऐसा पूछा जाएगा कि पत्र के कितने प्रकार हैं। तो आपको अच्छी तरह से इनको समझते हुए, यानी पहला जो प्रकार है वो है अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है निजी पत्र, और निजी पत्र का मतलब होता है हम अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो संबंधी होते हैं उनको पत्र लिखते हैं। तो ये सारे के सारे जो पत्र मान लो लिखने का जो तरीका होता है वो सारे के सारे अनौपचारिक रूप में कहलाते हैं बच्चों। तो समझ में आ गया होगा। यानी इनका ऑफिशियली या कार्यालय पत्रों से कोई लेन देन नहीं होता, विद्यालय से भी कोई लेन देन नहीं होता। ये सिर्फ अपने निजी बातों का ही ब्यौरा या वर्णन करना होता है। जैसे आप अपने मामा को पत्र लिख रहे हो, अपने चाचा को पत्र लिख रहे हो, अपनी बुआ को पत्र लिख रहे हो, यानी कि जो किसी भी प्रकार के अपने जो निजी संबंधी होते हैं, निकट जो संबंधी होते हैं, मित्रगण होते हैं, या आप कोई भी अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो, तो ये सारे के सारे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो बच्चों ये आप बात ध्यान रखोगे खासकर। और 2 नंबर की बात करें तो औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हमें ऑफिशियली पत्र होते हैं, यानी कोई भी आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो या कोई भी पत्र लिखकर आप, जैसे मान लो अपन किसी शिकायत के रूप में लिख रहे हो, जैसे आपके मान लो गड़साना में विद्युत है, जो लाइट है वो अच्छी तरह नहीं रहती है, तो आप विद्युत कर्मचारी जो अधिकारी हैं उनको पत्र लिख रहे हो, तो वो एक पत्र कार्यालय पत्र के रूप में कहलाएगा। या विद्यालय के अंदर प्रार्थना पत्र भेज रहे हो तो वो भी एक कार्यालय पत्र के रूप में हो जाएगा, यानी औपचारिक पत्र के रूप में हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो पत्र होते हैं इनको औपचारिक पत्र कहते हैं बच्चों। तो समझ में आया होगा। और अब औपचारिक पत्र की बात की जाए तो एक ही प्रार्थना पत्र के रूप में होता है, जिसे हम जब प्रधानाध्यापक यानी प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, या कोई भी आवेदन कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, मतलब आप गड़साना में आपके एग्ज़ाम पास में है, मेन एग्ज़ाम, और गड़साना में बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकरों का प्रयोग होता है, जिससे आपकी जो स्टडी है या आपकी जो पढ़ाई है वो बाधित होती है। तो आप मान लो एसडीएम साहब यानी जो अधिकारी होते हैं उनको लिखकर, या तहसीलदार या उप तहसीलदार जिस प्रकार से होते हैं उनको पत्र लिखकर आप मान लो उनसे आवेदन करते हैं, या आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके जो लाउड स्पीकर्स है उन पर प्रतिबंधित किया जाए, उनका समय निश्चित किया जाए, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो बाधित न हो। तो इस तरह से अगर आप प्रार्थना पत्र या पत्र के माध्यम से आवेदन करते हो
तो ये एक प्रकार से औपचारिक पत्र के रूप में कहलाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हमें इसका प्रयोग करना है। फिर आगे ख नंबर की बात करें तो ये भी एक व्यावसायिक पत्र है। तो ये भी औपचारिक, यानी कि जो तीनों खंड क ख ग बच्चों है, ये तीनों ही औपचारिक पत्र के ही भाग हैं। यानी कि चाहे वो व्यापारी, कंपनी, दुकानदार, प्रशासक, ये प्रकाशक यानी कि जो पुस्तक मंडल वाले होते हैं बच्चों, आपको पुस्तक मंगानी है, यहाँ गढ़साना में नहीं मिल रही, गंगानगर से आप जो कोई भी प्रकाशक, या आप मालूम जयपुर से आप कोई भी प्रकाशक से बुक मंगवाना चाहते हो पत्र भेजकर, तो आप मान लो इस तरह से कहलाएंगे। तो ये व्यावसायिक पत्र के रूप में कहलाएगा। यानी ये तीनों भाग है औपचारिक पत्र के, यानी औपचारिक के ही भाग हैं। तो व्यावसायिक पत्र हो गया, कार्यालय पत्र हो गया, या पीछे हमने जो आवेदन के रूप में जो प्रार्थना पत्र के रूप में बच्चों देखा था, जो क नंबर, ये जो क नंबर है, तो ये हो गया। या अगर हम बात करें व्यावसायिक पत्र या कार्यालय पत्र, ये सारे के सारे पत्र हैं, ये औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो व्यावसायिक पत्र के बारे में समझ गए बच्चों आप। अब बात करें कार्यालय पत्र की बात। ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को व्यक्ति द्वारा, सरकारी संस्था द्वारा, या कोई भी विभाग हो, चाहे वो अभी जैसे हम बात कर रहे थे विद्युत विभाग में, चाहे आप शिक्षा विभाग में, या किसी भी संस्था है, तो उसके अंदर अगर आप पत्र के माध्यम से अपनी कोई भी सूचना भेजना चाहते हैं, आवेदन भेजना चाहते हैं मान लो, तो भी वो एक कार्यालय पत्र के रूप में हम अपना भेज सकते हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी होते हैं, जैसे मान लो जिला कलेक्टर या जिलाधीश होते हैं, वो अगर जिले के अंदर कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं, उसके लिए बजट उठाना चाहते हैं, उसके लिए वो अपना बजट पारित करवाना चाहते हैं, तो वो जो सचिवालय है वहाँ पर मान लो जो मुख्य सचिव है उनको पत्र भेजेंगे। तो ये भी एक जो सरकारी अधिकारी है उसके द्वारा भेजे गए और पत्र के माध्यम से जो कार्यालय का उपयोग मान लो पत्र का उपयोग करते हुए करते हैं। तो ये सारे बच्चों औपचारिक पत्र के रूप में कहलाते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। कल हम इसका दोहरान के रूप में आगे जो हमारी जो सारणी, मुख्य सारणी है उसको पढ़ेंगे कल, और फिर आपको जो आगे पत्र है उसका भी कल आगे फिर से दोहरान करेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारा जो पत्र लेखन है उसकी जो लिखते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और पत्र के कितने प्रकार, यानी पत्र के 8 प्रकार होते हैं, वो भी आपको समझ में याद आ गया होगा कि 8 प्रकार कौन कौन से हैं। चाहे पत्र भेजने वाले का पता या विषय वस्तु लिखने का पता, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बच्चों, इसलिए हम इसको सिर्फ 8 अंगों के नाम याद रखेंगे। और फिर आगे पत्र के प्रकार, जो पत्र के प्रकार हैं उनको रखेंगे केवल। तो औपचारिक यानी अनौपचारिक और औपचारिक, तो इस प्रकार से 2 प्रकार के पत्र होते हैं। और अनौपचारिक जो हमारी निजी पत्र के रूप में होते हैं, और औपचारिक जो प्रार्थना पत्र कोई भी लिखते हैं, या कोई व्यवसायिक पत्र यानी कोई भी व्यापारी दुकानदार है वो आपस में पत्र लिखते हैं, तो वह व्यवसायिक पत्र के हो जाएंगे। और कार्यालय पत्र जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को किसी संस्था के द्वारा, विभाग के द्वारा, या सरकारी अधिकारी के द्वारा कोई व्यक्ति विशेष को लिखे जाते हैं, वो सारे कार्यालय पत्र के रूप में कहलाते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो कल हम आगे क्रमानुसार और करेंगे। फिर भी आपको कुछ समझ में न आया हो तो आप मैसेज कॉल के द्वारा आप जान सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देखा करो बच्चों, देखकर ही आप अच्छी तरह समझ पाओगे। फिर बाकी का हम ऑफलाइन क्लास जैसे हमारा विद्यालय शुरू होगा तो उसके अंदर हम फिर से दोहरान करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। तो बच्चों अपना वर्क कंप्लीट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कूल के अंदर नोटबुक भेजा करो, जिससे कि आपका वर्क साथ साथ आपका वर्क होता रहे और आपका वर्क जांच होता रहे। जय हिंद।